Hey everyone, we will discuss today a very important act which is known as the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Before starting the discussion of this particular act, I would like to tell you the arrangement of the sections, that how many sections are there and how many chapters are there. So there are total 37 sections in this act, and these sections has been divided into 5 chapters. So let's start this act. First of all, we would read about the preamble of this act. So, what is the preamble? An act to provide for more effective prevention of the right of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto. So, इसका जो प्रियम्बल है वो कहना क्या चाह रहा है? एन एक्ट टू प्रोवाइड, एक ऐसा एक्ट जो प्रोवाइड करा रहा है फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स. बेसिकली ये जो एक्ट है वो इनैक्ट किया गया है वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन. उसके अंदर जो भी राइट्स प्रोटेक्टेड हैं वुमेन के वो सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही इस एक्ट का प्रियम्बल है या इस एक्ट का काम है. सो हु आर विक्टिम ऑफ वायलेंस, जो कि विक्टिम है वायलेंस ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के वायलेंस का जो कि उनकी फैमिली में हो रहा है या उनके फैमिली मेंबर कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, जो भी किसी भी प्रकार का वायलेंस अगर उनके साथ किया जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों से उन वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये एक्ट इनैक्ट किया गया है. अब चैप्टर 1 की बात करते हैं. चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी है. चैप्टर 1 का सेक्शन 1 कह रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. सब सेक्शन 1 इसका कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. ये एक नाम सजेस्ट कर रहा है इस एक्ट का कि इस एक्ट को कहा क्या जाएगा. फिर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी को बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है. अब सबसेक्शन 3 कह रहा है इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट. सो इन्फोर्समेंट डेट की बात इसमें बता रही है कि कब ये फोर्स में आ रहा है. तो ये फोर्स में तब आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है, उस दिन से ये फोर्स में आ जाता है. अब सबसेक्शन 2, जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन क्लॉज होती है. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी हम एक बेयर रीडिंग करके छोड़ देंगे इनको. जैसे सब क्लॉज ए है सेक्शन 2 का, वो अग्रीव्ड पर्सन के बारे में बताएगा कि अग्रीव्ड पर्सन कौन है. सो अग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent. बेसिकली अग्रीड पर्सन हुआ कौन इसमें, कोई भी ऐसी विमेन जो कि जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही हो विद द रिस्पोंडेंट के थ्रू. अब यहाँ रिस्पोंडेंट कौन होगा, जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल किया गया है वो रिस्पोंडेंट है. जिसने कोई क्राइम, कोई ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट के अंदर, वो रिस्पोंडेंट होता है जनरली. हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट. तो अग्रीव वुमेन वही हुआ, अग्रीव पर्सन वही होगा जो कि किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस रिस्पोंडेंट के साथ रह रहा हो और उसने ये चीज़ एलिज की हो कि उसके साथ किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, और वो किसके थ्रू हुआ है, रिस्पोंडेंट के थ्रू, जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की गई है इस एक्ट में. नेक्स्ट आता है बी, जो कि बता रहा है चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर. ऐसा कोई भी पर्सन है जो बिलो एज है, जो 18 ईयर्स से कम है, वो चाइल्ड होगा. उसमें कौन 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 लोग इंक्लूड होंगे, वो अडॉप्टेड भी हो सकते हैं, स्टेप भी हो सकते हैं, या फॉस्टर चाइल्ड भी हो सकते हैं. फिर सी आता है जो कि कंपनसेशन ऑर्डर की बात करता है. तो कंपनसेशन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म ऑफ सेक्शन 22.
सो सेक्शन 22 जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें वहाँ से पता चलेगा कि कंपनसेशन ऑर्डर क्या होती है। फिर कस्टडी ऑर्डर है जो कि सेक्शन 21 में दी है, और ई में बता रहा है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। सो मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन अग्रीव्ड पर्सन। सो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वही हुआ जिसको एक अग्रीव पर्सन ने या फिर किसी विक्टिम ने जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को जिसने फेस किया हो, उसने अगर रिपोर्ट बनाई हो, तो रिपोर्ट अगर वो एज अ कंप्लेंट अगर वो देता है तो वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मानी जाती है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे, जो कि है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। एफ कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। इट मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family member living together as a joint family। तो ये जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रहा है जिसमें पर्सन रह रहे हों या रहते आ रहे हों साथ साथ में इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, एक ऐसे घर में जो कि दोनों शेयर्ड कर रहे हों, साझेदारी में रह रहे हों। व्हेन दे आर रिलेटेड बाई, और उनका रिलेशन कैसा हो, कॉन्सेग्यूनिटी के थ्रू हो, या मैरिज रिलेटेड रिलेशन हो, और या फिर एडॉप्शन के थ्रू कोई रिलेशन है फैमिली मेम्बर में, और वो साथ साथ में रहते आ रहे हैं एक जॉइंट फैमिली के रूप में, तो वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा जाएगा। अब हम आते हैं कि इसमें जो जी सब क्लॉज दिया है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात की है। तो डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 3। तो अभी हम सेक्शन 3 आगे पढ़ेंगे, तो सेक्शन 3 का जो डेफिनेशन दिया है, सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब वही होगा सब क्लॉज जी जो बता रहा है। एच में डाउरी है। डाउरी क्या होगी? डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। जब आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पढ़ते हैं सेक्शन 2, तो उसमें डाउरी की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें आप पढ़ेंगे कि सम ऑफ मनी होगा या तो ये मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। तो वो डाउरी की डेफिनेशन जो वहाँ पे दी गई है वही यहाँ पे भी लागू होगी। अगेन मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है, जो कि अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करता है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन एरिया, और ऐसी जगह पे जहाँ पे अग्रीव पर्सन टेम्पोरली और परमानेंटली रिजाइड करता है, वहाँ रहता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस उस जगह पे उसने फेस की हो। जे में बात कर रहा है मेडिकल फैसिलिटी की। मेडिकल फैसिलिटी मीन सच फैसिलिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी वही मेडिकल फैसिलिटी के अंदर आएगा। फिर के में मॉनिटरी रिलीफ है। मॉनिटरी रिलीफ मीन्स द कंपनसेशन, इट्स अ काइंड ऑफ कंपनसेशन जो कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है रिस्पोंडेंट को देने के लिए। किसे देगा? अग्रीव पर्सन को देगा जिसने किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया हुआ हो, तो वो एक तरीके की मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइड कराई जाएगी उसको। नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड एक्सप्रेशन नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। सेम मीनिंग, नोटिफिकेशन वही है जो कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई की जाएगी। प्रिस्क्राइब मीन्स क्या होगा? इट मीन्स प्रिस्क्राइब बाई रूल, जो रूल के थ्रू प्रिस्क्राइब किए जाएं इस एक्ट में वो सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब होंगी। और नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर मीन्स ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 8 में स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट कर रहा है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर कहा जाएगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 18 में दिया है। रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 के सब क्लॉज 1 में जो दिया हुआ है। रिस्पोंडेंट मैंने पहले भी आपको बता दिया था, इसका मतलब कि ऐसा कोई भी एडल्ट मेल पर्सन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हो या रहता आ रहा हो उस अग्रीड पर्सन के साथ, अगेंस्ट होम जिसके खिलाफ उस अग्रीड पर्सन ने या विक्टिम ने किसी भी तरह की रिलीफ की मांग की हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट, इसका प्रोविजो क्या कह रहा है? एन अग्रीव वाइफ और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज मे ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर। इसमें थोड़ा सा इसके एरिया को एक्सपांड कर दिया गया है। वो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट अग्रीव वाइफ या फिर फीमेल
कोई भी ऐसी फीमेल या फिर कोई अग्रीड वाइफ हो, उस रिलेशनशिप में रह रही हो इन द नेचर ऑफ मैरिज, जो कि मैरिज लाइक रिलेशनशिप है, में ऑल्सो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं उस अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट में, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड के अगेंस्ट में, या फिर उनके रिलेटिव के अगेंस्ट में। यहाँ पे रिलेटिव के अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है कंप्लेंट। आर है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एन एंटाइटी रजिस्टर्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। अभी हम सेक्शन 10 में सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम ज़्यादा इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्लॉज विच इज शेयर हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्रीव्ड, जहाँ पे ऐसा पर्सन जो अग्रीव्ड है, जो कि विक्टिम है इसके अंदर, वो रहता है, और एट एनी स्टेज हैज़ लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कि घरेलू नातेदारी के रूप में रह रहा हो, इधर सिंगली या तो अकेला, और अलॉन्ग विद द रेस्पोंडेंट, उस रेस्पोंडेंट के साथ, एंड इंक्लूड्स, जिसमें कौन इंक्लूड होंगे, सच अ हाउस होल्ड वेदर ओन्ड, चाहे वो उनका खुद का लिया हुआ वो घर हो या किसी टेनेंट, और टेनेंटेड मीन्स टेनेंसी के अंदर रह रहे हो, इधर ज्वाइंटली साथ में रह रहे हो, बाय द अग्रीड पर्सन एंड रेस्पोंडेंट, अग्रीड पर्सन एंड रेस्पोंडेंट दोनों साथ रह रहे हो, और ओन्ड और टेनेंटेड बाय ईदर ऑफ देम, किसी भी एक के थ्रू अगर वो लिया गया हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity, and include such a household which may belong to the joint family or which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title, interest, same manner। तो वही है जैसे मैंने बताया कि अगर शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब वही हुआ जहाँ पे अग्रीड पर्सन है और रिस्पोंडेंट हैं, वो रह रहे हों, या उनका खुद का ओन किया हुआ घर हो, या किसी एज अ टेनेंट वो रह रहे हों, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, जिसमें उस पर्सन का अपना राइट होगा या टाइटल होगा उनका, या उनका खुद का इंटरेस्ट होगा उस शेयर्ड हाउस होल्ड में। नेक्स्ट आता है टी, शेल्टर होम। शेल्टर होम मीन्स शेल्टर होम एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी एज, एक सेकेंड, हाँ, means that shelter home as may be notified by the state government to be as shelter home for the purpose of this act। तो शेल्टर होम वही जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इस एक्ट में नोटिफाई की जाएगी एज अ शेल्टर होम, वो शेल्टर होम कहलाएगी। अभी तक हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेगा। इसका जो सेक्शन 3 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डेफिनेशन बता रहा है डोमेस्टिक वायलेंस में, ये बता रहा है कि ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं विच कैन बी इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सो वी विल रीड इट। सेक्शन 3, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it। तो जो रिस्पोंडेंट है उसका कोई भी एक ऐसा एक्ट, कोई भी ओमिशन, किसी भी तरह का कोई कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि पहला है हार्म और इंजर्स और इंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग whether mental or physical of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। ठीक, अब इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि रेस्पोंडेंट का कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किसी भी तरीके का हार्म पहुंचा रहा हो, इंजरी पहुंचा रही हो, इंडेंजर्ड कर रही हो विक्टिम के लाइफ को, उसके हेल्थ को, उसके वेलबींग को, उसके मेंटल हेल्थ को, उसके फिजिकल हेल्थ को, और अग्रीव पर्सन का को टेंड्स टू डू, और ऐसा कुछ उसको प्रभाव डाल रही हो, ऐसा कुछ कर रही हो, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, उसमें फिजिकल अब्यूज़ भी इंक्लूड होगा, सेक्सुअल अब्यूज़ भी इंक्लूड होगा, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ भी इंक्लूड होगा, और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन में इंक्लूड की गई हैं। अब सेक्शन बी क्या कह रहा है? सबसेक्शन बी कहता है हैरेसेस, हार्म्स, इंजर और इंडेंजर्स द अग्रीव्ड पर्सन। उस अग्रीव्ड पर्सन को हैरेस कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, किसी तरीके की इंजरी पहुंचा रहे हो, या उसको इंडेंजर्ड कर रहे हो, विद अ व्यू टू, किस लिए, टू कोयर्स हर, उसको मजबूर कर रहे हो, और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर, या किसी भी पर्सन को जो उससे संबंधित हो,
टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, किसी ऐसे अनलॉफुल डिमांड को करने के लिए, फॉर एनी डाउरी, चाहे वो दहेज के लिए हो या कोई और भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए हो या सिक्योरिटी के लिए हो। ठीक, अब सबसेक्शन सी कह रहा है हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन क्लॉज ए एंड बी। यहाँ पे सिर्फ उस विमेन की ही बात नहीं हो रही है, उस विमेन से रिलेटेड किसी पर्सन को भी अगर आप उसे हैरेस करते हैं, हार्म कर रहे हैं, इंजरी पहुंचा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आती हैं। डी क्या कह रहा है, अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म विद फिजिकल और मेंटल टू द अग्रीड पर्सन। अगेन वही चीज है जिसमें आप इंजरी कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, उसको फिजिकली और मेंटली हैरेस कर रहे हैं टू द अग्रीड पर्सन, उस विक्टिम को, तो वो इसके अंदर आएगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें इसका जो डेफिनेशन है वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फिजिकल अब्यूज मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉज bodily pain, harm or danger to life, limb, health or impair the health or development of the aggrieved person and include assault, criminal intimidation and criminal force. Physical abuse का मतलब क्या हुआ, what are the things which has been included in this in the ambit of the definition of domestic violence. सो फिजिकल अब्यूज मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्ट, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, कोई भी कंडक्ट हो, वो ऐसा नेचर का हो कि वो बॉडीली पेन कॉज करे उस विक्टिम को, उस अग्रीव्ड पर्सन को, उसे हार्म पहुंचाए, उसे डेंजर कॉज करे, उसके हेल्थ को इम्पेयर करे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल अब्यूज़ के अंदर आती हैं अगर उस अग्रीड पर्सन के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। जिसमें क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड हैं, जैसे असॉल्ट हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गई एंड क्रिमिनल फोर्स। जैसे आईपीसी में हमने सेक्शंस पढ़े हुए हैं असॉल्ट से रिलेटेड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड या क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड, अगर वो सारी चीज़ें की जा रही हैं तो वो एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएंगे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन का, सेक्सुअल अब्यूज क्या होगा, सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, ऐसा कोई भी कंडक्ट जो कि सेक्सुअल नेचर का हो वो सेक्सुअल अब्यूज आता है, सेक्सुअल अब्यूज बोला जाता है उसको, जिसमें कि जो रिस्पोंडेंट है वो अब्यूज कर रहा है उनको, या ह्यूमिलिएट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड मीन्स उनकी डिग्निटी को वॉयलेट कर रहा है विमेन के, तो वो सारी चीजें सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आएंगी। थर्ड आता है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें इसके जो टर्म्स हैं वो पढ़ना है, जैसे इंसल्ट है, रिडिक्यूल है, ह्यूमिलिएशन है, नेम कॉलिंग है, इंसल्ट और रिडिक्यूल स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड। हम घर में देखते हैं या फिर सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है कि अगर कोई महिला है वो एक मेल बेबी नहीं डिलीवर कर पा रही हैं किसी वजह से, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम उस महिला पे डाल देते हैं कि यू आर नॉट एबल टू गिव मेल चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आती हैं और ये डोमेस्टिक वायलेंस कॉज करती हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन whom the aggrieved person is interested। रिपीटेड थ्रेट, बार बार थ्रेट करना, टू कॉज फिजिकल पेन, किसी तरह का फिजिकल पेन देना, टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, इन whom, जिसमें वो अग्रीड पर्सन का इंटरेस्ट है, ऐसे भी किसी जिसमें उस अग्रीड पर्सन का इंटरेस्ट है, अगर उसको आप किसी भी तरह का थ्रेट कर रहे हैं, उसको फिजिकली कोई पेन पहुंचा रहे हैं, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आएगा। अब हम आते हैं 4 पे। 4 क्या कह रहा है, इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज में क्या आएगा, deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled and under any law or custom whether payable under an order of a court or otherwise, or which the aggrieved person requires out of necessity, including but not limited to household necessities for the aggrieved person and her child. If any स्त्री धन property jointly or separately owned by the aggrieved person, payment of rental related to the shared house hold and maintenance। इसमें इकोनॉमिक अब्यूज आप कैसे करेंगे किसी को, अगर आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिसोर्स से, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा।
और उसका स्त्री धन, ऐसी स्त्री धन क्या होगी? स्त्री धन बेसिकली वही है कि किसी विमेन ने खुद से ओन की हुई कोई प्रॉपर्टी ओन की है, अगर वो आप सेल कर दे रहे हैं, आप उसको स्त्री धन से आप उसके खुद की प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर रहे हैं, तो ये भी इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर आता है और ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। फिर आता है बी। सब क्लॉज बी क्या कह रहा है? Disposal of household effect any alienation of assets, whether movable or immovable, valuable share, securities, bond, and the like of other property in which the aggrieved person has an interest, or is entitled to use by virtue of the domestic relationship, or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her children or any of the property jointly or separately held by the aggrieved person. सेम चीज़ यहाँ पे भी कही जा रही है कि अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पे उस अग्रीव्ड पर्सन का, उस विमेन का पूरा इंटाइटलमेंट है, उसका पूरा राइट बनता है, तो अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रही है, चाहे वो बच्चे भी नहीं कर पा रहे एंजॉय, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी और आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं एक तरह से उस विमेन के अगेंस्ट। सी कहता है प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेस और फैसिलिटीज which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship, including access to shared household. Prohibition or restriction, any kind of prohibition or restriction if you are imposing on that woman, so it means that you are creating such kind of thing, you are doing domestic violence against that women. मतलब किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन करना, रिस्ट्रिक्शन करना, एक्सेस उसको किसी भी रिसोर्स या फैसिलिटीज से एक्सेस करने को रोकना, वो सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे बनाती हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है? For the purpose of determining whether any act, omission, commission or conduct of the respondent constitute domestic violence under this act, the overall fact and circumstances of the case shall be taken into consideration. एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग, अगर ये डिटरमाइन करना है कि ये जो एक्ट या किसी भी तरीके का ओमिशन है या कमीशन है या कोई कंडक्ट है ऐसा ऑफ द रिस्पोंडेंट का जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की गई है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं, इट विल बी चेक थॉरोली, इसको अच्छे से देखा जाएगा, प्राइमा फेसा ये केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सारी चीज़ों को विचार करके ही आगे बढ़ा जाएगा। बेसिकली एक्सप्लेनेशन 2 यही बोल रहा है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, अभी हम चैप्टर 3